मेरा नाम अशोक चौधरी है और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम विश्व के जो प्रमुख सूचकांक हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और भारत की उनके अंदर क्या स्थिति है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेमोक्रेसी इंडेक्स की। डेमोक्रेसी इंडेक्स ये सूचकांक है अपना, इसके बारे में बात करते हैं। ये सूचकांक कौन जारी करता है? ये EIU जारी करता है, जिसका नाम है, जिसकी फुल फॉर्म है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जिसका हेडक्वार्टर लंदन के अंदर है। यह एक NGO है, ये कोई सरकारी संस्था नहीं है, ये एक NGO है और 1946 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इनके MD हैं जिनका नाम रॉबिन है और 2021 के अंदर 167 देशों को इन्होंने शामिल किया है अपनी इस रिपोर्ट के अंदर और 167 देशों की डेमोक्रेसी इंडेक्स इन्होंने जारी करी है। यहाँ पर मैंने त्रुटिपूर्ण संविधान लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा हुआ है भारत के रिगार्डिंग, क्योंकि इसने बताया है भारत के संविधान को त्रुटिपूर्ण संविधान, जिसके ऊपर अभी करंट के अंदर बड़ा एक बहस भी छिड़ी हुई है और बहस का मुद्दा भी है और भारत सरकार इसको कंप्लीटली डिनाई कर रही है कि EIU की रिपोर्ट पूरी तरीके से फर्जी है और गलत है। भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके के अपने जो मंत्री हैं, जो अपने सरकार के जो मुख्य चलाने वाले हैं, वो लोग इस तरीके के दावे कर रहे हैं। अब हम EIU की जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो वो क्लासिफिकेशन किस तरीके से करती है कंट्रीज़ का, क्लासिफिकेशन मतलब कि वो विभाजन किस तरीके से करती है। ये 167 देश है, इनको 4 भागों में बांटा हुआ है। पहले भाग के अंदर तो जिनके अंदर पूर्ण संविधान लागू है, संविधान सही रूप से बनाया हुआ है और जिसकी सही तरीके से पालना हो रही है, सही तरीके से पालना हो रही है और वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो भी संविधान के अनुसार ही सारे काम करती है, उनको पूर्ण संवैधानिक देशों का दर्जा दिया गया है। जिसके अंदर फर्स्ट पोजीशन मिली है नॉर्वे को, जिसको स्कोर मिला है 9.75 आउट ऑफ 10। दूसरी है फ्लूइड डेमोक्रेसी। फ्लूइड का मतलब होता है त्रुटिपूर्ण, जिन देशों का संविधान त्रुटिपूर्ण माना गया है उनमें भारत भी शामिल है। ये केवल 20 कंट्री हैं, ये है केवल 20 कंट्री जिनके अंदर फुल डेमोक्रेसी मानी गई है। अब त्रुटिपूर्ण संविधान वाले देशों के अंदर भारत देश है, अपने को केवल भारत के ऊपर कंसीडर करना है और फर्स्ट नंबर के ऊपर नॉर्वे है, इसका ध्यान रखना। भारत की रैंक मिली है 46 इस बार और भारत को मार्क्स मिले हैं 6.91। अगला जो क्लासिफिकेशन है वो है हाइब्रिड रेजिम, जिनका मिश्रित संविधान है और ऑथोरिटेरियन है, असंवैधानिक और सत्तावादी टाइप के देश, जो अफगानिस्तान है। कि मतलब ये देश कहते तो अपने आप को संवैधानिक है लेकिन इनमें संविधान का कोई नामो निशान नहीं है। EIU की रिपोर्ट किस आधार पर जारी की जाती है, जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है वो किस आधार पर जारी की जाती है? वो ये 5 पॉइंट इन्होंने बताए हैं EIU, इस NGO ने, कि इस आधार के ऊपर हम देशों की रैंकिंग जारी करते हैं। पहला है इलेक्टोरल प्रोसेस, कि वहाँ पर चुनाव करने की तरीका किस तरीके से है, चुनाव करने का तरीका कितना पारदर्शी है, कितना अच्छा है, कितना सही है। ये भारत को इसमें अच्छे खासे मार्क्स मिले हैं, भारत का चुनाव कराने का तरीका अच्छा माना है इन्होंने। दूसरा फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, कि संविधान के अनुसार सरकार चल रही है या नहीं चल रही है, वो संविधान का दुरुपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, एक ये इंडेक्स है। तीसरा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कैसा है और पॉलिटिकल कल्चर कैसी है उस देश के अंदर, और सिविल लिबर्टीज कैसी है, कि लोगों को कितनी स्वतंत्रता वो देश दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा। ये 5 मुख्य पैरामीटर है। इसके अंदर भी भारत की बुरी स्थिति है कि कुछ एक रिपोर्ट्स के अंदर तो भारत के अंदर पार्शियली स्वतंत्रता कही गई है, मतलब लोगों के जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं उनको बहुत ही कम बताया गया है जो विश्व की और देश उनकी कंपेरेटिवली। चलो ये 5 पैरामीटर हैं, ये देख लेना। ये सारी चीज़ें मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये EIU की रिपोर्ट के अनुसार बोली जा रही हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो EIU की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कौन सी रैंक रही है डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंदर, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बोला जाएगा। आप मेरे को जज मत करना कि मैं भारत की संविधान के बारे में गलत बोल रहा हूँ, अच्छा बोल रहा हूँ। अगला एक सूचकांक है जिसको बोलते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, कि देश के अंदर प्रेस है, मीडिया है, उसको कितनी फ्रीडम दी गई है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 3 मई को, हर साल 3 मई को मनाया जाता है, इस बार भी मनाया गया। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये एक NGO है, ये भी क्या है, एक NGO है, जिसको RSF शॉर्ट में कहते हैं। RSF की फुल फॉर्म है रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स। ये देखना, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स, ये दोनों सेम ही चीज़ हैं, ये 2 तरीके से इसके नाम लिखे जाते हैं। इस बार इन्होंने 20वां संस्करण प्रकाशित किया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का और भारत की स्थिति बहुत ही बुरी बताई इन्होंने। 180 में से 150वां स्थान भारत को मिला है।
मतलब बुरी स्थिति नीचे वाले हैं, अच्छी स्थिति के ऊपर वाले हैं। इस बार जो थीम रखी गई थी वो थी जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। ये इसका मूल्यांकन कि ये मूल्यांकन की किस आधार के ऊपर करते हैं, वो है कि ये 5 इनके पास में पैरामीटर्स होते हैं, जिनमें एक राजनीतिक संदर्भ भी होते हैं, कानूनी ढांचा होता है, आर्थिक संदर्भ क्या है उस देश का, प्रेस के रिगार्डिंग, मीडिया के रिगार्डिंग, और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ और सुरक्षा। ये 5, 1, 2, 3, 4 और 5वां ये 5 पैरामीटर होते हैं। इसके आधार के ऊपर ये इंडेक्स निकालते हैं। इस बार नॉर्वे था, उसका प्रथम स्थान रहा है, डेनमार्क का दूसरा, स्वीडन का तीसरा रहा है, और उत्तर कोरिया जो जिसको नॉर्थ कोरिया कहते हैं 180 देशों में से सबसे नीचे वो रहा हुआ। भारत के अंदर रैंकिंग की गिरावट का कारण क्या बताया हुआ है इन्होंने, पत्रकारों के खिलाफ भारत में सबसे ज़्यादा हिंसा होती है, और जो राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण मीडिया भारत के अंदर बहुत ज़्यादा है, कि कुछ ऐसी मीडिया, बहुत सारी मीडिया ऐसी है भारत के अंदर जो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को ही सपोर्ट करती हुई दिखाई देती, उनमें बहुत वर्दी होना, ये रैंकिंग की गिरावट के कारण बताए हुए हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस बार इस रिपोर्ट ने यह भी कहा है कि भारत को मीडिया कर्मियों के लिए भी दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक माना गया है, कि मीडिया कर्मियों के लिए भारत सुरक्षित देश नहीं है, वो इस रिपोर्ट ने कहा। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के अनुसार कैसी है, इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। जो आर्टिकल 19 है उसके तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी अपना संविधान अपने को देता है, आर्टिकल 19 के तहत। ठीक है, इसी में ही प्रेस की स्वतंत्रता के लिए अलग से कोई आर्टिकल नहीं है, इसी को प्रेस की स्वतंत्रता माना गया है। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय कानून प्रणाली द्वारा स्पष्ट रूप से संरक्षित नहीं है। स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता शब्द कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यह संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) के तहत संरक्षित है, जिसके अनुसार सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। इसके तहत भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है। इसके बाद में एक रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य एक ये केस चला था, इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किससे रिलेटेड था। यह प्रेस की स्वतंत्रता से रिलेटेड ही था कि 1950 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया था कि प्रेस की स्वतंत्रता सभी लोकतांत्रिक संगठनों की नींव है। वो किस में कहा गया है, रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य जो केस था 1950 का, उसके अंदर कहा गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा। हालांकि प्रेस की स्वतंत्रता भी अपने आप में पूर्ण नहीं है, ये भी देखना, प्रेस की स्वतंत्रता अपने आप में पूर्ण नहीं है कि आप माइक लेकर के हर कहीं पर भी घुस गए कि भाई मैं प्रेस की स्वतंत्रता है, मैं किसी का भी कुछ भी उखाड़ सकता हूँ, ऐसा नहीं है भारत के अंदर। आर्टिकल 19(2) के तहत कुछ इस तरीके के प्रतिबंध लगाए गए हैं जिससे भारत की संप्रभुता और अखंडता को नुकसान होता है, तो वहां पर प्रेस की स्वतंत्रता नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये लिखा हुआ है भारत के संविधान के अंदर। राज्य की सुरक्षा से संबंधित कोई कारण होगा, वहां भी प्रेस की स्वतंत्रता को बंद किया जा सकता है। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता या न्यायालय की अवमानना, मानहानि, किसी अपराध के लिए उकसाना, ऐसे मामले नहीं होने चाहिए। अब रिसेंटली एक WHO ने भी एक रिपोर्ट निकाल दी कि दबादब रिपोर्टें आ रही हैं। इस रिपोर्ट ने भी भारत के अंदर बवाल खड़ा कर दिया और भारत की जो सरकार है उसने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया कि एकदम से झूठी है, WHO एकदम से फेक और फर्जी है, इसने कह दिया। WHO ने भारत के खिलाफ रिपोर्ट नहीं निकाली, इसने विश्व के सभी देशों के खिलाफ निकाली है। जो चौंकाने वाली है वो निकाली थी कि कोविड के कारण जो डेथ हुई है वो असल में कितनी थी और सरकार ने कितनी बताई थी। भारत सरकार ने लगभग 4.5 लाख कोविड की डेथ बताई गई थी और WHO कह रहा है कि भारत के अंदर 47.4 लाख डेथ हुई हैं। जो भारत ने बताई, देश ने बताई है, उससे 10 गुना ज्यादा डेथ भारत में हुई हैं, ये WHO कह रहा है। तो भारत सरकार कह रही है कि WHO भारत को बदनाम करने के लिए झूठे आंकड़े पेश कर रहा है, लेकिन WHO ये कह रहा है, WHO भारत के लिए नहीं कर रहा, जो साउथ एशिया है, पूरा साउथ एशिया की जितने भी कंट्रीज हैं उन सभी के बारे में ऐसा ही कह रहा है। और अमेरिका और ब्रिटेन के बारे में भी उसने कहा कि वहाँ भी जो एक्चुअल डेथ हुई हैं उनसे कम, बहुत ही कम वहाँ की सरकारों ने डेथ बताई हैं इस कोविड के कारण। लेकिन वहाँ पर तो कह रहे हैं कि 2-3 गुना ही कम बताई हैं, लेकिन भारत को तो बहुत ही भयंकर तरीके से गलत बताया है कि 10 गुना कम, भारत ने 10 गुना कम, हमारी रिपोर्ट के अनुसार जो डेथ हुई हैं उनसे 10 गुना कम रिपोर्टों को इन्होंने कम बताया है देश ने। ये WHO की रिपोर्ट। एक रिपोर्ट और है जिसका नाम है फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट, कि भारत के अंदर स्वतंत्रता, वहाँ देश के नागरिकों को
कौन सा देश कितनी स्वतंत्रता दे रहा है, इसके ऊपर भी एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें भारत को आंशिक रूप से मुक्त स्थान बताया गया है। भारत को अभी पूर्ण रूप से स्वतंत्र देश ही नहीं मान रहे हैं। नहीं मान रहे तो भाई नहीं मान रहे। अमेरिका स्थित एनजीओ फ्रीडम हाउस ये रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। 2022 की इसने रिपोर्ट जारी करी है। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 जो रिपोर्ट थी, फ्रीडम इन द वर्ल्ड, वो जारी की थी। द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ अथॉरिटेरियन रूल्स, ठीक है, सत्तावादी। अथॉरिटेरियन का मतलब होता है सत्तावादी, ठीक है। कि ये रिपोर्ट बताती है कि कौन सा देश सच में अपने देश के नागरिकों को स्वतंत्रता देता भी है या केवल झूठी बातें कर रहा है। राजनीतिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता का आंकलन करती है कि राजनीतिक अधिकार कितने मिलते हैं वहाँ के लोगों को और नागरिक स्वतंत्रता कितनी मिलती है। ये दो मुख्य पैरामीटर हैं, इसके आधार पर ये रिपोर्ट जारी होती है। भारत ने 2022 में से 100 में से 66 स्कोर किए थे और 2021 में 67 स्कोर किए थे और 2020 तक स्वतंत्र देश था। 2020 में तब इसका स्कोर 21 था। 2020 में तो भारत को स्वतंत्र देश माना गया था। 2020 में भारत को स्वतंत्र देश माना था, इसका स्कोर 71 था। और लेकिन 2021 और 22 के अंदर भारत को आंशिक स्वतंत्र की कैटेगरी के अंदर डाल दिया। आंशिक रूप से स्वतंत्र या मुक्त। 2020 में तो स्वतंत्र था, अब हम आंशिक रूप से स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता के अंदर एक पैरामीटर है इंटरनेट की स्वतंत्रता में, इसके भी अलग अलग सब पैरामीटर हैं। इसके अंदर भारत ने केवल 49 स्कोर बनाए हैं, जो विश्व के सबसे लोवेस्ट में आते हैं भाई। सबसे लोवेस्ट में जो 5, 7, 2, 3 कंट्री हैं, उनमें भारत की स्थिति है इंटरनेट की स्वतंत्रता में। युगांडा का भी भारत के बराबर ही स्कोर है, कि मतलब हमारी हालत युगांडा के बराबर है इसमें इंटरनेट की स्वतंत्रता में, ठीक है। इसका कारण है सरकारों द्वारा बढ़ते इंटरनेट शटडाउन। इंटरनेटों पर बहुत ही ज़्यादा शटडाउन, जब कभी कुछ होता है तो इंटरनेट बंद कर दो, इंटरनेट बंद कर दो। तो ये अपनी इंटरनेट की स्वतंत्रता सरकारें छीन रही हैं हमसे। कम इंटरनेट की पेट और खराब बुनियादी ढांचा है इंटरनेट का। एक पैरामीटर और है वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट। वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट, विश्व असमानता रिपोर्ट जिसको हिंदी में कहते हैं, ये भी जारी हो चुकी है। इसके भी बड़े ही बेकार परिणाम इंडिया के लिए जारी हुए हैं। भारत के शीर्ष 10% लोग हैं ना, भारत के जो टॉप 10 आदमी हैं पूरी जनसंख्या के, उनके पास में भारत की कुल संपत्ति की 57% संपत्ति भाई उन्हीं के पास में कंसंट्रेट है। भाई के लोग 90% है ना, वो लोग 43% जो संपत्ति है उससे काम चलाओ 90%, और ये 10% है वो 57% के ऊपर कुंडली मार करके बैठे हुए। जबकि टॉप 1% के ऊपर बात करें ना, तो भारत की टोटल 22% कमाई है ना, उसके ऊपर अपना हिस्सा रखते हैं टॉप 1%। ये भी देख लो। हैप्पीनेस इंडेक्स, इसके बारे में RS जो था ना 2021, उसके अंदर क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा हूँ इन इंडेक्स में से एक इंडेक्स तो हर एग्जाम के अंदर, जो स्टैंडर्ड एग्जाम है उनके अंदर आएगी ही आएगी कि भारत की क्या स्थिति है और ये कौन जारी करता है। ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत आसान है। ये 5-6 इंडेक्स आप याद कर लो, इन्हीं में से आपका काम चल जाएगा। हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें, 2022 की रिपोर्ट अभी जारी हो चुकी है। इस बार भारत की स्थिति 136वीं है। कितने में से 146 देशों की रिपोर्ट निकाली थी, उसमें भाई हमारी स्थिति बहुत ही खराब है। हम मानसिक रूप से बहुत ही दुखी लोग हैं। हम खुश आदमी नहीं है। पाकिस्तानी है वो भी हमसे ज़्यादा खुश हैं भाई, 121वीं स्थिति है। और 1 नंबर पर अपना वही फिनलैंड है। पिछली बार 1 नंबर पर कौन था? पिछली बार 1 नंबर पर नॉर्वे था। पिछली बार 2021 में नॉर्वे था 1 नंबर पर, इस बार फिनलैंड आ गया। नॉर्वे होगा 10वें 11वें नंबर पर, लेकिन टॉप 10 के अंदर होगा नॉर्वे। ये स्थिति है हैप्पीनेस इंडेक्स की, ये याद कर लेना। ये भी एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है। इसके साथ ही मेरा आज का वीडियो ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को थोड़ा सा प्रमोट ज़रूर कर देना।